इस लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग अरिथमेटिक मीन के बारे में बात कर चुके हैं और इसमें ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बात करेंगे। चलिए उसको अच्छे से समझते हैं, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या उसमें फॉर्मूले आते हैं, सब कुछ देखेंगे डिटेल में। ये ज्योमेट्रिक मीन है। तो ज्योमेट्रिक मीन जैसे कि ABC, ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगर ABC सपोज करते हैं कि अगर इफ ABC अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, देन B इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड C। तो यहाँ पे जो है ना, ज्योमेट्रिक मीन कंडीशन वाइज आता है कि हमेशा ज्योमेट्रिक मीन नहीं आएगा। जैसे कि 3 नंबर है, लेट सपोज करते हैं कि हमारे पास 3 नंबर है ABC। तो सबसे पहले हम उसको चेक करेंगे कि क्या वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो हम देख लेंगे कि हाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तब जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जैसे हम कंफर्म हो जाएंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 3 नंबर, तब ऐसे केस में हम कह लेंगे कि बी जो है हमारा ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन ए एंड बी। बहुत ही सिंपल है यार। और ज्योमेट्रिक, अगर ये ज्योमेट्रिक बी अगर ज्योमेट्रिक मीन है, तो फिर ये जो है बी अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इसको, ए बी से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो बी को ज्योमेट्रिक मीन कर देंगे। फिर अगर हम बी को, अगर इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कर दिए हैं तो 3 नंबर के बीच में जो ये वाला फॉर्मूला आता है, जैसे कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ए बी सी है और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आता, ये फॉर्मूला है। इसको आपको याद करना पड़ेगा। मैं इस पर इसको डब्बा में बंद करके इसमें स्टार मार्क लगा देता हूँ, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, अगर जो मैं ए बी सी अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो ये होगा ही हमेशा। तो मैं अभी और भी बताऊंगा, इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। मैं अभी आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो गया, सो ज्योमेट्रिक मीन, यहाँ से अगर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो गया, तब क्या है कि ज्योमेट्रिक मीन जो है, क्योंकि यहाँ पे तो ए बी सी जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो बी ज्योमेट्रिक मीन भी तो है ना, तो अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर हम सिर्फ बी की वैल्यू लिखना चाहें तो बी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है हमारा, तो बी इज इक्वल टू ए अंडर रूट ए सी हो जाएगा। इस बस यही है, यहाँ पे रूट उठ के इधर आ जाएगा, या फिर यहाँ पे ये कर देंगे, इधर भी रूट देंगे उधर भी देंगे रूट देंगे, वहाँ पे टू और रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर रूट रह जाएगा, वैसा वाला कर सकते हैं। या फिर हम लोग इधर से सिंपल सॉल्व करने के लिए यहाँ भी रूट लगाएंगे, यहाँ भी रूट लगाएंगे, ठीक है। या फिर ऐसा करने के हम रूट नहीं नहीं लगाएंगे, एक ही बात होगी, यहाँ पे इसका रूट हटाएंगे, इधर लगा देंगे इसका अंदर अंडर रूट लगा देंगे, बस हो जाएगा। तो यहाँ ऐसे केसेस में जो है हमारा b इज इक्वल टू ये आ गया, तो यानी कि ये भी हमें याद रखना ज़रूरी है, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला b की वैल्यू जो है ना अंडर रूट ये वाला याद रहेगा, तो ये भी याद हो ही जाएगा, फिर भी दोनों को ही ध्यान में रख लेना। उसके बाद ये वाला मैं प्रूव करता हूँ कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कैसे आ जाता है। तो सपोज करते हैं कि हम ए है, जैसे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि ए स्क्वायर जनरल पर, जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जनरल फॉर्म होता है ना, वो यही होता है ना, ए स्क्वायर ए आर स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि मेरी ए की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 2 मान लिया हूँ मैं, और ए की वैल्यू 1 माना हो तो यहाँ पे 1 दे दिया हूँ, आर की वैल्यू 2 माना हो तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया। तो इसके सॉल्व करता हूँ तो 1 इज 2, यानी कि 1 मल्टीप्लिकेशन 2 1 मल्टीप्लिकेशन 4 आ गया। तो अब मेरा यहाँ पे आया 1 2 4, यानी कि इसकी ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म की वैल्यू। तो यहाँ हमारा था बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो यानी कि मिडिल टर्म का स्क्वायर करें तो मिडिल टर्म 2 है, 2 का स्क्वायर, उसके बाद ए सी करेंगे तो ए 1 है और सी, तो 1 यानी कि ए सी हो गया, ये सी ए हो गया, एक ही बात है, सी ए है ए सी। और यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, इक्वल आया ना, जब ये इक्वल आया यानी कि ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड है, हमेशा वर्क करेगा ये याद रखना, आपको ये याद रखना है। और यहाँ पे जो है ज्योमेट्रिक मीन पता करने के लिए सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि ए बी सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तभी ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे कि हमने एन अरिथमेटिक मीन देखा था पिछले लेक्चर में, तो इसमें जो हम लोग एन ज्योमेट्रिक मीन देखेंगे बिटवीन 2 नंबर के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन होगा। सेम प्रीवियस लेक्चर में जो हमने देखा ना, उसी तरह से यहाँ भी होगा। इफ ए बी आर टू नंबर्स एंड this number दिस होल नंबर इज इन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर होगा, तो क्या होगा कि ए बी अगर 2 नंबर है तो ए यहाँ हो गया, उसके बाद G1 G2 G3 G4 इस तरह से Gn तक, एन की वैल्यू कितना भी हो सकती है, वेरिएबल है तो तुम समझ रहे होगे कितनी भी हो सकती है, 10 5 10 100 200 कुछ भी हो सकती है। और ये बी है, अगर 2 नंबर है उसके बीच में अगर कुछ नंबर आ रहा है,
जैसे कि G1 G2 G4 G3 G4 Gn तक है हमारे पास। और अगर ये जो पूरा सेक्वेंस जो हमारा बन रहा है, अगर ये हम देखेंगे कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आएगा, तब अगर ज्योमेट्रिक पूरा सेक्वेंस को हम चेक करेंगे पहले कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है क्या, तो कंफर्म करेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है। तब हम ऐसे केस में कह देंगे कि देन G1 G2 G3 Gn आर एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी के बीच में जो है हमारे पास एन ज्योमेट्रिक मीन है, जी एम ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, एन ज्योमेट्रिक मीन। क्योंकि यहाँ एन नंबर तक है ना, G1 से लेके Gn तक है, यानी कि एन नंबर तक है, तो एन ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हम ये कंफर्म करेंगे कि ये जो सेक्वेंस हमारा है ना, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होना चाहिए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा तभी ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन होगा। क्लियर है? और यहाँ पे एक बात और एक आती है कि b की वैल्यू जो है ना, ए स्क्वायर, सॉरी, b की वैल्यू जो है b इज इक्वल टू ए आर पे पावर n+1। ये आपको याद करना पड़ेगा। ये कैसे आता है मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा, पर फिलहाल जो है आप ये वाला फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा और लिख लीजिए अपने नोटबुक में अच्छे से, और याद करना पड़ेगा आपको। पूरा लेक्चर ही नोट कर रहे हैं तो इसको इसी तरह से नोट कीजिएगा, स्टार लगा के हाईलाइट करना है कि इसको रिमेंबर करना है। जब ये याद होगा तो इसी तरह से यहाँ इसको बस सॉल्व करेंगे ना, आर को यहाँ रखेंगे, बाकी सारे तो टर्म को वैल्यू को इधर इस साइड भेजेंगे, तो ये आएगा आर की वैल्यू, ये आएगा। तो यानी कि इसको भी याद करना, इसको याद करने से ये निकल जाएगा, लेकिन आप अगर चाहें तो दोनों को भी याद कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा ये याद करने से ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो बस ये याद रखने की जरूरत है, क्योंकि जितना ज़्यादा याद करेंगे उतना भूलेंगे, तो उससे अच्छा है कि आप ये वाला याद रखिए, इससे आप ये कल आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है? तो इस स्लाइड में हमने देखा कि अगर एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के बीच में हम एन ज्योमेट्रिक मीन देख रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे कि मैं लिखा ए है, G1 G2 Gn तक है हमारे पास, बी है। अगर हम चेक करेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा तो इसके बीच में जो आने वाले नंबर है वो सारे एन ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा ए और बी के बीच में। और बी की वैल्यू ये है, ये बी की वैल्यू कैसे आया मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा, यहाँ पे आपको याद करना है। चलिए हम अगले स्लाइड में चलते हैं। हाँ, तो ये बी की मैंने कहा था कि ये इसकी वैल्यू ये मैं बताऊंगा कैसे है ये। और ये तो पिछले स्लाइड में हम देखा, मैंने कहा कि आपको इसको याद करना है। अब मैं समझा देता हूँ कि कैसे आया, आया जैसे भी, लेकिन आपको याद तो करना ही होगा। और मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको फाइंड आउट, अगर कभी आप ड्राइव करना चाहें तो ड्राइव भी कर सकते हैं। तो जैसे कि देखो, ये है ना कि ए है, G1 G2 G3 Gn तक, उसके बाद बी है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तभी हमारे पास ये ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन होगा। और ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन होगा तभी ना कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा तो क्या कि मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ए की वैल्यू ए लिख सकता हूँ, G1 की वैल्यू AR1 लिख सकता हूँ, जो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद जो है G2 की वैल्यू AR² कर सकता हूँ, क्योंकि ये वाली जो फॉर्म है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म है ना। उसी तरह से G3 जो है AR³ कर सकता हूँ। उसी तरह से Gn जो है AR पे पावर n कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 3 है तो 3 आ रहा है, यहाँ पे Gn है तो n पावर हो जाएगा। G2 था तो R की पावर 2 आ रहा था, G3 था R की पावर 3 आ रहा था, उसी तरह से अगर यहाँ Gn है तो R की पावर n आ जाएगा। और ये B जो होगा तो क्या आ जाएगा, इसके बाद आ रहा है, यानी कि यहाँ पे पावर एक प्लस होगा, एन में एक पावर प्लस होगा, तो AR n+1 होगा कि नहीं, होगा ना, क्योंकि इसके बाद आ रहा है। हर एक टर्म के बाद जो आर हमारा इंक्रीज हो ना, आर का मल्टीप्लिकेशन इंक्रीज हो ना, तो यहाँ पे इंक्रीज करेंगे ना, तो यहाँ हो जाएगा AR पे पावर n+1 हो जाएगा, यानी कि बी की वैल्यू हमारी ये आई। तो यहीं से जो है हमारी जो है बी की वैल्यू फाइंड आउट होती है, ये वाली, ये जो यहाँ पर है। क्लियर है? यहाँ पर जो है वही यहाँ पर हुआ, और ये यहाँ से आया। हमने आपको बताया कि जब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो उसी को अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूँ तो ये तो जनरल टर्म है ना, ये जनरल फॉर्मूला है आपका, बी की वैल्यू इतना आएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट भी क्लियर होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे एक हमारा पॉइंट आता है, जैसे कि हमने अरिथमेटिक मीन में भी देखा था, उसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन में भी एक पॉइंट है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अगर ए और बी के बीच में, ए एंड बी के बीच में अगर एन ज्योमेट्रिक मीन आ रहा है तो उसका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, वही बता रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू इक्वल टू द पावर ऑफ, इक्वल टू nth पावर, equal to nth power of the single geometric mean between A and B। ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास ए और बी के बीच में जो एन ज्योमेट्रिक मीन आया था ना, अगर उसका सबका मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, सारे ज्योमेट्रिक मीन को,
तो उसका जो वैल्यू आएगा ना वो किसके बराबर होगा, वही चीज़ बता रहा है कि वो इक्वल टू किसके बराबर, nth पावर ऑफ द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में अगर सिंगल ज्योमेट्रिक मीन जो भी होगा ना उसका अगर nth पावर करेंगे, ए और बी के बीच में अगर सिंगल ज्योमेट्रिक मीन अगर एक होगा, तो अगर उसका मैं nth पावर करूंगा ना, तो वो ये जो होगा एन ज्योमेट्रिक मीन के प्रोडक्ट के बराबर होगा, वही चीज़ कहना चाह रहा है। और उसको इस तरह से लिखा जाता है, ये पाई का साइन है, पाई R1 एन तक G1। और ये जो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का अगर पावर करेंगे तो दोनों बराबर होगा, यही चीज़ है, बस इसको भी आपको याद करना है। ये पॉइंट को मिस में इस तरह से लिखा जाता है मैथ्स में। तो ये हो जाएगा पाई R1, यहाँ एन तक जाएगा, G1 इज इक्वल टू जी पे पावर एन। और यहाँ पे ये है कि जी जो है सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी है। चलिए आपको मैं ये पॉइंट को और भी थोड़ा सा एलाबोरेट करके समझाता हूँ क्या होता है। देखो, ए G1 G2 G3 G4 इस तरह से तो हम ना G and G ये वाली तो हम पहले भी देख चुके हैं कि ये अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और यहाँ पे अगर A G B अगर ये तीनों भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तब इसके बीच में ये वाले टर्म होगा ना G1 से लेके Gn तक, ये ज्योमेट्रिक मीन होगा हमारे पास। और अगर ये भी अगर मान लेते हैं कि अगर मैं इसको भी मानूं कि A G B ये भी अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो यहाँ पे ये वाला तो हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन जो बीच में G है, यानी कि दोनों के बीच में सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर 3 का हुआ तो इसके बीच में सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है। और यहाँ अगर कई नंबर का ज्योमेट्रिक मीन है तो इसके बीच में जो है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होने के बाद जो है G1 से लेके Gn तक ये सारे ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। यही तो हम समझ रहे हैं ना इतना देर से। और अगर ऐसा हो जाएगा ना तो उस पॉइंट में यही कह रहा है कि अगर मैं ये सारे का अगर ये करूँ इस सारे टर्म का G1 से लेके Gn तक, तो इसका अगर मैं अगर प्रोडक्ट करूँ तो वो किसके बराबर होगा, ये वाले सिंगल ज्योमेट्रिक मीन पे अगर n का पावर कर दूँ तो उसके बराबर होगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि ये जो है ना पाई, ये प्रोडक्ट इस तरह से लिखते हैं जैसे कि वहाँ पे हमने अरिथमेटिक मीन में समेशन का साइन यूज करता है ना, यहाँ पे पाई का साइन यूज करते हैं, प्रोडक्ट में से लिखा जाता है कंटिन्यूस प्रोडक्ट इसको करते हैं शायद। हाँ कंटिन्यूस, जैसे कि R1 है ना, तो यहाँ पे R1 से लेके R2 देंगे, R3 R4 R5 R6 R7 Rn तक देंगे ना, तो ये इस तरह से प्रोडक्ट के इस केस में ना ऐसे लिखा जाता है। तो R पाई हो गया, पाई R1 और G, यहाँ R, ये G के नीचे R है, और यहाँ n तक जाएगा और इज इक्वल टू G पे पावर सिंगल ज्योमेट्रिक मीन पे पावर n। ये वाला जो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये एक पॉइंट है, ये ऐसा आप जो है मैं आपको जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ये चीज़ आएगी ना, मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा, वहाँ पे मैं इस पॉइंट को फिर से लिख भी दूंगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। फिलहाल तो आप ये वाले फॉर्मूला याद करेंगे और सारी चीज़ों को समझेंगे। और मैंने जो जो स्टार मार्क लगाया जाए जो भी फॉर्मूला के आगे उसको भी आपको याद करना है। तो चलिए हमारा जो है ज्योमेट्रिक मीन भी हमारा यहीं पे ख़त्म हो रहा है। ज्योमेट्रिक मीन का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पे ख़त्म हो रहा है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर इन केस अगर कुछ छूटा हुआ भी रहता है तो मुझे तो नहीं लगता कि कुछ मैनेज हो रहा है, और अगर इन केस छूटा हुआ रहता है तो मेरे नज़र में जब भी आएगा तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा कि ये चीज़ वहाँ पे छूटा हुआ था, आप फिर से इसको नोट कर लें, मैं आपको क्लियर बता दूंगा सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए फिर अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप जो है जैसा मैं हमेशा कहते आया हूँ कि आपको लेक्चर देखने के बाद जो है सारी चीज़ों को अपने नोटबुक में नोट करना है, क्योंकि नोट तो बनाना ज़रूरी होता है ना, नोट करना है। और उसको नोट को हमेशा तो आप लेक्चर नहीं देंगे, आपको नोट पढ़ना पड़ेगा। और एक बार पढ़ने से होता नहीं, बार बार पढ़ना पड़ता है, तो आपको नोट तो बनाना ही पड़ेगा। नोट बनाएंगे आप, उसको थोड़ी देर पढ़ेंगे, आधा एक घंटा, सारी चीज़ों को समझेंगे और समझ में आ जाएगा। मुझे तो लगता है कि आ जाएगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को बहुत ही सिंप्लीफाई और क्लियर बताया हूँ, तो समझ में आ जाएगा। और इन केस अगर नहीं आता है ना तो आप जो है अपने नोटबुक को पढ़ने के बाद फिर से इस लेक्चर को जब फ्री टाइम पे बैठ के देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तब फिर सारी चीज़ आपकी फिर से क्लियर हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे आप। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।